अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। और सेट ए मेरे पास में मैं बता चुका हूँ बार बार कि सेट ए का सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ मैं सी सेट 2020 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का। तो इसमें मेरे पास अब क्वेश्चन आता है 67। और 67 जो क्वेश्चन है उस वो सबसे पहले बात कर लें किस टॉपिक का है। तो ये आता है मैथ्स का। और मैथ्स में किस टॉपिक का है, तो ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे सीधा सीधा सा आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। और क्वेश्चन में दिया है डेली शब्द को दिया गया है। किसको दिया है? डेली शब्द को दिया गया है, DELHI डेली शब्द को दिया गया है। और ये कहते हैं कि यदि ये डेली शब्द है तो इस प्रकार कितने शब्द बन पाएंगे, इस प्रकार कितने शब्द ऐसे बन पाएंगे। मैं इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड विथ और विथआउट मीनिंग can be constructed using all the letters of the word daily so that each word has to start with D and end with I। तो जो भी वर्ड्स बनना होगा नेक्स्ट वो उसका स्टार्टिंग D ही होगा, लास्ट में I ही होगा, लेकिन इनके प्लेसेस को आप चेंजेस करते रहेंगे तो ऐसे कितने वर्ड्स निकल कर आएंगे। तो देखिए ये छोटा सा है डेली, तो हम इसको है ना एक बार ई यहाँ रखेंगे, एच यहाँ रखेंगे, एल यहाँ रखेंगे, एक तो यही है। तो ऐसे करने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधा सा हम इसमें क्या चले जाएंगे कि हमें ये इनका देखना है मीनिंग। मतलब कि क्या होता है हमारे पास में ये 3 जो हैं 3p, हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 3। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना था, मैं बता देता हूँ। जैसे कि थोड़ा सा मैं रफ में कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ। लाइक जैसे कि क्या है कि ये पिंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। और किसी ने कहा कि पिंक कितने और तरीके से लिखा जा सकता है। तो पिंक में कितने लेटर्स है 1 2 3 4, तो इन 4 लेटर का ही इंटरचेंजिंग होगा। तो ये फैक्टोरियल 4 ही इसका आंसर करना है आपको, यानी कि 4 × 3 × 2 आप कर दीजिए, इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो चेंजेस होने मतलब कि जो हमारे लेटर्स जो होंगे आगे पीछे होंगे वो 3 लेटर ही होंगे, बाकी डी अपनी पोजीशंस पर रहने वाला है। क्योंकि क्वेश्चंस ने बोला है कि पहला जो लेटर है वो डी रखना है और लास्ट लेटर आपको ई रखना है। तो 3 लेटर की बात होगी, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो इसका आंसर होगा 6। यानी डेली शब्द को हम 6 और प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें पहला लेटर डी होगा और लास्ट लेटर आई होगा। तो आई होप आपको ये ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप इसको बिना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, क्योंकि छोटा सा आपको ये अरेंजमेंट करना था, ठीक है। तो इसको, लेकिन ये कभी बड़ा वर्ड्स होता लाइक जैसे कि हैदराबाद होता या फिर कोलकाता होता जिसमें 5 से 6 लेटर होते तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता, और टाइम टेकिंग होने के बाद में आपका समय लग जाता, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 किस टॉपिक का है, तो देखिए ये मैथ्स का है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 68। दूसरी बात किस टॉपिक से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी समझ सकते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी देखने के मिल सकता है, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ठीक है। ये टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन में देखने के लिए मिल जाता है। टॉपिक में ये कहा गया है, सबसे पहले मैं टॉपिक का बात बता देता हूँ। एक बोतल है, उसमें 20 लीटर लिक्विड है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक बोतल है और उस बोतल में कितना लीटर लिक्विड है, 20 लीटर का 20 लीटर लिक्विड है। और लिक्विड कौन सा है, उसमें लिक्विड ए है एक बोतल में, ठीक है। आगे दिया हुआ है, वो ये कहते हैं, अब मैं कहानी को पूरा पढ़ देता हूँ जिनके पास में नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि 4 लीटर लिक्विड हम ए से निकालते हैं। जो अभी बोतल है उस बोतल में मान लेते हैं कि जैसे दूध से ही भरी हुई है और दूध उसमें 20 लीटर है। तो अब उन्होंने क्या करा, उस बोतल में से उन्होंने 4 लीटर दूध निकाल दिया या लिक्विड ए निकाल दिया। अब उसमें क्या करा, बी जो टाइप का लिक्विड था जो कि डिफरेंट लिक्विड है, लाइक हम पानी का समझ लेते हैं, वो उसमें मिला दिया। तो 4 लीटर एक्चुअल जो ए लिक्विड था उसको निकाल के 4 लीटर बी लिक्विड को मिला दिया उस बोतल में। उस बोतल में अब भी वापस 20 लीटर हो गया है। और ये प्रोसेस एक बार और की जा रही है, यही प्रोसेस एक बार और की जा रही है।
तो ये कहते हैं कि अब फाइनली आप ये बताइए कि उस बोतल में जो ए लिक्विड है वो कितना बचेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए उस बोतल में अभी 20 लीटर का लिक्विड है। मैं आपको इसमें दो मेथड बताने वाला हूँ। एक मेथड बिल्कुल शॉर्टकट होगा जो बिल्कुल कम से कम समय में हम कर सकते हैं, और एक मेथड बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली होगा जिसमें आप प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ऐसा होता है तो कैसे हो पा रहा है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट वाला मेथड बता रहा हूँ, है ना। देखिए अभी है ना, एक मान लेते हैं जैसे कि एक बॉटल को एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। हालांकि ऐसा हमें वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर बना देता हूँ आपके पास में, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है इतनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी शो कर रही है 20 लीटर को। ठीक है, ये किसको शो कर रही है? 20 लीटर को। और अभी जो इसमें है ओनली ए टाइप का लिक्विड है इसमें, इस बॉटल में। ठीक है, अब तो आगे प्रोसेस में क्या हुआ कि इसमें से हमने 4 लीटर निकाल लिया और 4 लीटर जो डाल दिया है वो बी वाला डाल दिया है। तो अब ऐसा होने पर क्या हुआ कि 4 लीटर जो अभी मैं निकाल रहा हूँ तो उसमें जो ए टाइप का लिक्विड था वो 16 बचा, लेकिन अब बी वाला जो लिक्विड है वो 4 लीटर हो गया। लेकिन अभी भी टोटल तो 20 ही कहलाएगा, टोटल आपका 20 हुआ। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कहानी में कि अब ऐसा होने पर ये मिक्सचर हो गया, क्योंकि पहले जो था शुद्ध था, प्योर ए टाइप का लिक्विड था, उसको हमने निकाल लिया था। लेकिन अब हम 4 लीटर इसमें से निकालते हैं तो देखिए अब 4 लीटर ए अकेला नहीं निकल कर आएगा, अब तो क्या मिक्सचर हो गया। अब तो मिक्सचर हो गया तो देखिए वो 4 लीटर जो निकल कर आएगा उसमें आपका ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ कि अभी जो है अभी की प्रोसेस में जो 20 लीटर है उसमें 16 और 4 यानी कि 16 है आपका ए और बी है आपका 4। तो इनका एक रेशियो आप बना लेंगे कि किस रेशियो में ये प्रेजेंट है। तो ये 4:1 के फॉर्म में उस बोतल में प्रेजेंट है। अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये वही दूध की कैन होगी, 20 लीटर दूध की कैन है, इसमें 16 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, मिक्स हो गया है। तो इस कैन में से मैं एक ढक्कन भी यदि दूध निकालता हूँ या एक गिलास भी निकालता हूँ या 1 लीटर भी निकालता हूँ या 2 लीटर भी निकालता हूँ, तो उतना जितना भी मैं निकालूंगा उसके हर फॉर्म में, उसकी हर चीज़ में इसी रेशियो में वो दूध और पानी का रेशियो रहेगा, यानी कि ए और बी का इसी फॉर्म में रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं 5 लीटर निकालता हूँ तो 5 लीटर में से 4 लीटर आपका दूध रहेगा या फिर ए लिक्विड रहेगा और 1 लीटर आपका वो रहेगा। 10 निकालता हूँ तो 8 रहेगा, ये 2 रहेगा, इसी तरह से उस हर चीज़ में रहेगा। तो अब हम इसमें से निकाल रहे हैं 4 और 4 निकालते हैं। तो 4 लीटर हमने निकाला, तो इस 4 लीटर में मैं बात करता हूँ कि ए कितना निकलेगा, ए टाइप वाला जो लिक्विड है तो इस 4 में से निकलेगा इस रेशियो। देखिए ये ए का है तो 4 और नीचे आपको रेशियो की एप्लीकेशन पता है 5, तो ये कितना हुआ 16/5 जो कितना हुआ आपका 3.2। यस और नो, ये 3.2 हुआ। अब है ना देखो, अब फाइनली उसने ये पूछा था हमसे उसने ये पूछा है कि आप हमें ये बताइए, क्वेश्चन ने तो ये कहा था कि ये एक प्रोसेस तो एक बार ये कर दी थी, दूसरी बार हमने ये प्रोसेस कर दी, एक बार फिर निकाल लिया। तो उसने कहा कि ये प्रोसेस ओवरऑल 2 टाइम्स होती है। तो आप हमें बताइए कि ए का जो रेशियो है वो बी वाले लिक्विड से क्या फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी इसके पहले ए जो था 16 लीटर था, अब 3.2 और निकाल लिया, तो अब ए हमारे पास में उस बॉटल में कितना बचेगा। तो भाई कितना बचेगा, ए माइनस करिए कितना आ जाएगा, ये 16.0 में आपको माइनस करना नहीं आता है, प्रॉपर इस तरह से माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा माइनस करना ही नहीं आता है। ये 8 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 12.8 होगा। तो अब वहाँ पे जो ए टाइप का लिक्विड है इस बोतल में वो इतना बचा, और जाहिर सी बात है अब जो रिमेनिंग लिक्विड होगा वो क्या होगा, 20 में से रिमेनिंग लिक्विड यानी कितना आ जाएगा, वो 7.2 आपका बी टाइप का लिक्विड होगा। ठीक है, तो देखिए हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो हम निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है, इसका इससे रेशियो निकालना है। 12.8 रेशियो 7.2, पॉइंट के नीचे 1-2 पॉइंट पे बराबर है, या फिर ऐसा समझ लो आप, ये कट जाएगा, ये tan कट जाएगा। इसके बाद आप इसको 8 से काटते हैं तो कितना हुआ, तो फाइनली आंसर आपका 16:9। आप ये कह सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा।
तो ये जो मेथड है कंसेप्चुअली है, कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन अब एक और शॉर्टकट मेथड है उस पर मैं बात करता हूँ। ये तो आप एक एक करके कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहाँ होता है कि ये जो प्रोसेस 2 बार हुई है, ये 3 बार होती है या 4 बार होती है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं, अच्छा वाला टाइम लेके चली जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 प्रोसेस के लिए तो ठीक था, लेकिन अब मैं जो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ वो आप देखें। अब सेकंड मेथड के भी पहले हमें डाटा तो यही दिया है कि 20 लीटर उसमें है, ठीक है भाई, 20 लीटर का उसमें लिक्विड ए है। अब देखिए उसमें क्या करते हैं प्रोसेस में, आप निकाल कितना रहे हो, है ना, ड्रॉ कितना कर रहे हो, ड्रॉ हम कर रहे हैं 4 लीटर और टोटल क्वांटिटी कितनी है 20 लीटर। तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस जितना आप निकाल रहे हो उसको ऊपर रखना है, नीचे आप जो टोटल है उसको रखना है। ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है वहाँ पे टाइम्स रखना है, तो ये प्रोसेस ओवरऑल 2 बार हो रही है, ठीक है ना, 2 बार हो रही है। तो ये 4 1 जा 4, ये 4 5 जा, तो हमने इसको आगे करा सॉल्व, तो ये कितना होगा 5 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4/5, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर, और आगे इसको सॉल्व करते हैं 16/25। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा क्या किया, कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला है 1 माइनस जितना आप निकालते हो उसको ऊपर रखना है, जो टोटल आपको ऑलरेडी इनिशियली दिया था उसको नीचे रखना है। उसको मैंने सॉल्व किया, 5 इधर जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, नीचे 5 और स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो था ये ये रिप्रेजेंट करेगा ए को, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल को। वो यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन, देखो उसने तो बहुत सिंपल पूछा था ए से बी का रेशियो, यदि ऐसा पूछता कि जो ए लिक्विड है उसका टोटल से क्या रेशियो है तो वो ये होगा। अब देखिए टोटल है ये, इस 16 को मैं टोटल में से माइनस कर देता हूँ तो रिमेनिंग वाला जो पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बी को, तो यहाँ से हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि हमने इसमें क्या किया, ठीक है। तो ये इस मेथड से आपका 16:9 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक प्रश्न और मैं एक्स्ट्रा में बना देता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी आ सकता है। देखो यहाँ तो उसने रेशियो पूछा, अब वो आपसे पूछ ले आप ये बताइए कि 2 बार प्रोसेस हमने करा है तो लिक्विड ए वहाँ पे कितना बचा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिक्विड ए बताना है। तो देखिए टोटल 20 है तो आप इस रेशियो से करिए, आपको ए लिक्विड बताना है तो आप 16 अपॉन नीचे टोटल ही करते हैं, बता दो नीचे आप डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं टोटल, तो आप ये कर दीजिए। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12.8। देखिए उसमें भी हमारा 12.8 आ रहा था ना, और आपसे रिमेनिंग पूछेगा तो आप या तो रिमेनिंग को 20 में से माइनस कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, अब आप 16 की जगह क्या रखेंगे, बी वाला लिक्विड बताना है तो बी वाला रेशियो 9 और नीचे 25 रखिए, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई वही करिए, इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आ जाएगा 7.2, ठीक है ना। तो ये यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा यदि आपको ये पता है तो आप ये लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसी चीज़ है कि हम बिना फॉर्मूले पे बार बार याद करना नहीं करना, तो कॉन्सेप्ट से भी बन सकता था इसको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो बात करते हैं ये किसका क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का है और किस टॉपिक से बिलोंग करता है, तो ये सीधा सीधा आपका एवरेज टॉपिक से आता है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो हम बात करते हैं। क्वेश्चन में मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वॉज 46.4, यानी कि कोई भी एक बैट्समैन होगा उसने 50 इनिंग खेल ली है। 50 इनिंग का मतलब वो 50 मैच खेल चुका है, 50 पारी उसकी आ चुकी है, और उसका जो एवरेज है वो है 6.4, ठीक है भाई, और सॉरी 6.4 नहीं है 46.4 है, 46.4 ये उसका एवरेज रन है ना, एवरेज रन। आगे कहते हैं कि 50 के बाद में वो आते हैं 10 पारी को नेक्स्ट करते हुए, 10 पारी और खेलते हैं और डायरेक्ट 60 पारी की बात करते हैं 60वीं पारी के बाद, 10 पारी और खेलने के बाद 60 पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर जो होता है वो 2.6 बढ़ जाता है पुराने वाले से, यानी कि ये जो 46.4 है इससे 2.6 बढ़ जाता है ना। तो 2.6 बढ़ जाता है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49.0, ठीक है भाई। और ये कहते हैं कि व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग, तो
तो उन्होंने कहा है कि जो बीच की जो 10 इनिंग है, लास्ट इनिंग मतलब बीच की जो 10 इनिंग है 50 से 60 के बीच में, इस इनिंग के बीच में उस खिलाड़ी का एवरेज स्कोर या एवरेज रन क्या रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 49 ऑप्शन था, तो एक ने 49 ही लगा दिया, एन को ऐड कर दिया और 49 कहा कि ये 50 के बाद 60 इनिंग का ये होगा। ये गलत है भाई, 49 इसका आंसर नहीं होगा। तो करना क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी होगी, जब 60 पारी खेल लेगा तो ये टोटल मार्क्स ज़्यादा निकल कर आएंगे, ये टोटल रन ज़्यादा होंगे और ये टोटल रन कम होंगे क्योंकि 50 पारी के 60 पारी के रन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेशंस कर लें, ये 60 × 49 ये टोटल रन आएंगे आपके 60 पारी के टोटल होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये 50 पारी के टोटल आप कर लीजिए 50 × 40 6.4। तो देखिए ये 60 पारी के रन है, ये 50 इनिंग के रन है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो जो रन आएंगे वो बीच के 10 इनिंग के रन कहलाएंगे। ठीक है, जो 10 इनिंग बीच में हुई है उनके रन कहलाएंगे। तो 10 इनिंग के रन टोटल कहलाएंगे, उस 10 इनिंग के रन में हम डिवाइड कर देंगे 10 से, हाँ अपडेट कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वो 10 इनिंग का एवरेज कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैलकुलेशन सर कैसे करें, फटाफट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्पीड में, है ना। 60 × 49, इसको मैं वहाँ पे चलिए यहीं पे कर लेता हूँ। 60 × 49 माइनस 50 × 46.4, ये आपके 10 इनिंग के रन रहेंगे। आपको ये भी पता है नीचे आपको 10 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट हम आंसर पे चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये पॉइंट से एक 0 चला जाएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट से 0 कट जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको 5 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 5 यहाँ पे भी और इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 5 आ गया, साथ में मैं 4 को भी ले सकता हूँ, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं एक साथ कैसे ले लिया सर ने, है ना। तो 12 × 49 है और अंदर 464 है और नीचे आपके पास में 10 है। ठीक है, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 और कॉमन, क्योंकि ऐसा करने पे पता है इजी हो जाता है, तो 4 और ले लिया कॉमन मैंने, तो 4 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ पे जाके 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा 3 बचेगा क्योंकि 4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 147 और यहाँ पे 1 1 और ये आपका हो जाएगा 6। कैसे किया आपको पता होगा, ठीक है ना। 4 से डिवाइड किया 1 1 और यहाँ पे 6 और नीचे आपका जो 10 था इसको आप कर दीजिए। तो देखिए इनका सब्ट्रैक्शन बच रहा है 31, तो 31 × 2 62, तो इसका आंसर होगा 62। 62 हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके लेके आ गए कि ये 10 पारियों का एवरेज है। तो जाहिर सी बात है 10 पारियों का ये 62 × 10 जब करेंगे तो 610 यहाँ के टोटल रन है एक हिसाब से, और इनका एवरेज आपका 62 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 70, और क्या है क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ 2 बात, ये मैथ्स का है ना। ये एक बार आप यदि तैयारी कर रहे हो तो लिख लेना मैथ्स के कितने आए, रीजनिंग के कितने आए, मैथ्स के टॉपिक के कितने क्वेश्चन हैं। तो मैथ्स का ये जो है ये दिख रहा है आपका, ये इसको बोल सकते हैं परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब दिया क्या है इसमें वो हम डाटा नोट कर लेते हैं। वो ये कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200 रुपीज़। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपका जो चावल का भाव होगा वो है ना 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 25%। पहले कभी 100 रुपये होगा तो वो अब 125 रुपये हो गया। तो अब है ना, पहले आप 1200 रुपये में जो क्वांटिटी घर में लेके आते होंगे, आप अभी भी 1200 रुपये ही खर्च कर रहे हो, लेकिन पहले प्राइस नहीं बढ़ा था, तो आप जो सामान लेके आते थे अभी भी लेके आ सकते थे, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया है तो उतने रुपए में आपको अपनी खपत, ठीक है ना, वो कम करनी पड़ी। तो 6 किलो उसको कम लाना पड़ रहा है चावल। तो वो ये पूछ रहा है कि जो शुरुआत में जब प्राइस नहीं बढ़ी थी तब का दाम क्या था, व्हाट इज वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। चलिए, तो इसका शॉर्टकट भी है, पर शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। पर वो समझ में, क्योंकि आप लोग देखो ट्रिक बेसिस अभी पढ़ते नहीं हो, आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप कंटिन्यू बहुत अच्छी तैयारी करोगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली बताने वाला हूँ आप लोग के लिए, है ना। ये डिपेंड करता है किस एग्जाम के लिए क्या बताना है।
चलिए पहले हम समझ लेते हैं। लेट सपोज हमने माना कि इनिशियली प्राइस देखिए जो शुरुआती प्राइस होगा वो आपका जो राइस है उसका रहा होगा 1 रुपये पर किलोग्राम, है ना। राइस का इनिशियली प्राइस रहा होगा ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो वो ये कहता है कि अब ये जो राइस का जो प्राइस है ना वो हो जाता है 25% बढ़ जाता है। 25% मतलब 125/100, ठीक है ना। बढ़ना मतलब 100 पे ऐड करते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो फाइनली इसको सॉल्यूशंस ले लेते हैं तो ये 5x/4 आता है। अब ये प्राइस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बात तो आपको पता होगी कि क्वांटिटी, प्राइस और पर केजी क्या, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ों का मैं मतलब बता देता हूँ। एक तो होता है रेट, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है, और एक होता है आपका रेट हो गया और एक होता है प्राइस, ठीक है। तो अब क्वांटिटी की, जैसे कि रेट की बात करें या प्राइस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, अब किसी ने कहा कि रेट चल रहा है साहब 20 रुपये पर किलोग्राम का। एक ये एग्जांपल देख रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाए, है ना। इसका क्वेश्चन से लेना देना एक्चुअल डाटा से तो नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल बहुत बढ़िया रहेगा। मान लेते हैं कि किसी का रेट 20 रुपये पर किलोग्राम चावल का भाव है और क्वांटिटी आपसे कहा है कि आप है ना 8 किलो चावल लेके आइए, ये क्वांटिटी दे दी है, ठीक है ना। तो प्राइस कितना देना पड़ेगा आपको, देखिए रेट ये देखा तो टोटल पे कितना करेंगे, प्राइस मतलब टोटल कितना बनेगा 20 × 8, आप यही भाव करके आएंगे, यस और नो। अब कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 डाटा गिवन होना चाहिए तो आप टोटल चीज़ निकाल लेंगे। अब आपको कोई कह दे यहाँ पे कि आप जो है 400 रुपये देकर आए और चावल का भाव था 20 रुपये पर किलोग्राम, तो आपने कितने किलो चावल खरीद के लाए, तो उसका आंसर क्या होगा, क्वांटिटी आपके आ जाएगी। आपकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, टोटल प्राइस कितना देकर आए वहाँ पर आप चावल दुकान वाले को, और पर केजी का भाव क्या था उसको रेट से आप डिवाइड करेंगे। तो टोटल प्राइस यानी टोटल जो पैसा दे के आए 400 रुपये दे के आए हो, और रेट जो चल रहा था 1 किलो चावल का वो 20 रुपये था, तो हमने इसको डिवाइड करा तो हम ये बोल सकते हैं कि हम चावल भी 20 किलोग्राम लेकर आए। तो क्वांटिटी क्या होती है कि टोटल जो दाम आपने दिया है उसको आप डिवाइड कर देंगे पर केजी के रेट से, तो वहाँ पे क्वांटिटी बताएगा। अब इसका उससे सेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे खर्च कितने कर रहे हैं, टोटल मनी, हम टोटल प्राइस यहाँ पे 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता है टोटल प्राइस कितना दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे रेट भी पता है, रेट पहले वाला पता है और अभी वाला भी पता है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि पहले वाले रेट में और अभी वाले रेट में बड़ा रेट किसका है भाई, ये वाला रेट ज़्यादा बढ़ गया है और ये वाला रेट कम है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 1200 डिवाइड बाई x माइनस 1200 5x/4 इक्वल टू में 6। ये क्या बताता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये इक्वेशंस क्या बताती है। देखिए ये अभी भी, ये आपने टोटल प्राइस में रेट से डिवाइड करा, जैसे टोटल प्राइस में रेट से डिवाइड करा तो एक क्वांटिटी, ये क्वांटिटी शो हो रही है जो कि ओल्ड प्राइस के साथ में थी, ओल्ड प्राइस के साथ में थी, ठीक है। और ये भी टोटल प्राइस है अभी वाला, और आप अब नया वाला रेट से डिवाइड कर रहे हो तो ये न्यू वाली क्वांटिटी है ना। तो पहले वाली क्वांटिटी से न्यू वाली क्वांटिटी 6 किलो कम है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू में 6 किलो रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि अब पहले वाली क्वांटिटी ज़्यादा आती थी, अभी वाली क्वांटिटी कम आती थी, कुल मिला के डिफरेंस उसका 6 kg आता है। अब इसको सॉल्यूशंस करना है, तो इसके सॉल्यूशंस को आप कर लेते हैं। तो 1200/x पूरा कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ पे देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ रहा है 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/5 आएगा। मैं इसको अपने तरीके, देखिए 4 ऊपर चला जाता है, यहाँ पे 1 बचना है, शॉर्टकट ना बताते हो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। 4/5 और इक्वल टू में ये आपका 6 रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आपको इधर का विंडो इधर का स्क्रीन दिख रहा होगा, यस और नो। लाइव क्लासेस वाले एक बार बता दी यहाँ की, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये 1200x और यहाँ पे बचेगा आपका 5 इधर जाएगा, तो यानी कितना होगा ये 1/5 इंटू में 6, ये हुआ आपका। तो x की वैल्यू आ गई 40 रुपीज़ पर केजी। उसने हमसे देखिए क्या पूछा था, इनिशियल रेट पूछा था, तो इनिशियल रेट 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। वो बाद वाला पूछता कितना बढ़ गया है, तो आप इसका 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद वाला रेट होगा, ठीक है। अब
शॉर्टकट की मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट वाला मेथड है, ये आप करते हो तो आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, नए भी क्वेश्चन होंगे ना तो बन जाएंगे, लेकिन ट्रिक बेसिस में आप उलझ जाते हो क्योंकि हर क्वेश्चन की एक अलग ट्रिक कहीं ना कहीं थोड़ी अलग काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ में जाएंगे तो आप शायद कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि एक और क्लियर कर दूं, आप लोग को मैथ्स रीजनिंग कम पढ़नी पड़ती है। अब क्या होता है बैंकिंग या एसएससी वालों को क्या होता है डेली रूटीन में मैथ्स रीजनिंग रखनी ही पड़ती है, तो उनको रूटीन में रखनी पड़ती है, तो उनको सारे जो ट्रिक्स होती है वो उतर जाती हैं, तो उनके टच में रहती है, तो वो कम से कम समय में कर भी सकते हैं। लेकिन आप लोग रूटीन में रख नहीं सकते हो, कॉन्सेप्ट को कभी कभार ही पढ़ना है आपको, तो ये ज़्यादा सही रहता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले 100 रुपये रहा होगा तो अब प्राइस 125 हो गया। तो इस मेथड में जैसे पहले प्राइस 100 था, बढ़ गया 25% तो 125 हो गया। तो देखिए ये किस रेशियो से बढ़ा है, 4:5। तो प्राइस जो बढ़ता है ये प्राइस बढ़ा है ये वाला, तो इसका जो रिवर्स शो करता है वो क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है ना। या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपका खपत को शो करता है, खपत को शो करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम जाते हैं, ये वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है लेकिन आप लोग इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो 1200 ये हमें ये वाला ओरिजिनल निकालना था, तो 5 × 6 कम आता है, तो ये आपका यहाँ से आपका ये रेट ये आ जाएगा। इसमें इतना ही करना रहता है शॉर्टकट में। लेकिन अब आप लोग के लिए शॉर्टकट मेथड में मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको कि शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छे से तब आपको और अच्छे समझ में आएगा जब परसेंटेज के जब है ना, और भी जब लाइव क्लासेस में आप लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे जब क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके पहले भी कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं कि ऐसा हम रेशो क्यों बना रहे हैं, उससे जो खपत होती है वो रिवर्स क्यों आ रही है। तो वो ज़्यादा ब्रीफ में मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। लेकिन इस मेथड से भी यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 100 प्राइस इनिशियली हमने लेट सपोज किया है, वो 125 हुआ, रेशियो बनाया 4:5, रिवर्स करते हैं तो वो खपत को शो करता है। तो ये ओरिजिनल खपत हमारी 5 थी, अब हमें 6 किलो वहाँ पे कम पड़ रहा था, तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा इनिशियल रेट आ जाएगा, ठीक है ना। फाइनली रेट के लिए आप उधर की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका न्यू रेट आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ 40 पर kg था, मुझे न्यू रेट निकालना था, तो मैं क्या करता 5/4 करता, तो ये कितना आ गया था आपका, ये 10 और ये 50 आ गया था। यस और नो, ये आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप इस 5 की जगह आप 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यू वाला रेट निकालना है, तो ये आपका 200 है, तो यहाँ से भी आपका न्यू रेट आ जाएगा। तो इसमें हमें इतना लंबा समझना पड़ा, तो यहाँ से हमारा अब आ रहा है और वहाँ पे हमारा शॉर्टकट में आ रहा है। तो ये शॉर्टकट कब काम होता है, जब मैंने वही बताया है कि जब रूटीन में आपको फिर पता परसेंटेज टॉपिक को रखना ही पड़ेगा। तो ये 2-3 टॉपिक की ट्रिक ऐसी होती है कि ये कंफ्यूज कर देती है यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो या ट्रिक नहीं समझते हो बार बार, तो ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्चुअली तो अभी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 71 सी सेट ए का ये क्वेश्चन है, इसका पेज ही चला गया ना, इस पेज पर ले लें। अ पर्सन कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days। बहुत ही सिंपल, देखिए टाइम एंड वर्क टॉपिक दिया है, मुझे लगता कि यूपीएससी टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छी बात करनी चाहिए थी, इसको थोड़ी उलझाने वाली बात, इसने बहुत सिंपल सी बात कर दी और बहुत इजी क्वेश्चन रख दिया है। ये क्वेश्चन कहा है कि एक पर्सन है, किसी काम को 20, उस काम का 20%, किसी काम का 20% ये एक दिन में कर सकता है। माने कि कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो कोई बिल्डिंग का 20% काम ये 8 days में कर सकता है। तो हम मानते हैं 8 days में कर सकता है, तो पूरा 100% काम ये कितने दिनों में करेगा। ये देखिए इसका इसमें डिवाइड करिए 5 यानी 40 days में। ये आता है ए के केस में, ठीक है। और बी के केस में दिया है कि बी जो है वो 25% काम करता है, सिर्फ 25% काम करता है आपका 6 days में। तो जाहिर सी बात है 6, तो हमें 100% तक पता लगाना होता है कि पूरा काम एक्चुअली वो कितने दिनों तक कर सकता है, इसलिए हम 100 वर्क तक देख रहे हैं। तो 100% काम ये 25 दिन में 6 करता है, तो 25 का 100 में डिवाइड करो यानी 4, यानी कि जाहिर सी बात है 24 days में ये पूरे उस काम को कर पाएगा। अच्छा काम यहाँ पे बता दूँ दोनों का एक ही है, इसका ऐसा नहीं है कि इसको दिल्ली वाला घर बनाना है, इसको पंजाब वाला घर बनाना है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही काम की बात होती है, ये एक ही काम का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फुल काम को लेंगे, तो ए पूरे काम को कर सकता है 40 days में, बी पूरे काम को कर सकता है 24 days में,
ठीक है। इसके बाद में क्या करना होता है, ये टॉपिक पे सबसे पहले इसका नाम ले लेते हैं, मैथ्स का आता है, और मैथ्स के बाद में टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। टाइम एंड वर्क और साथ में पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों टॉपिक का एक ही कंसेप्ट होता है, पाइप पानी तथा टंकियाँ, ठीक है, दोनों का सेम कंसेप्ट पर बैठता है, तो ये दोनों सेम टॉपिक हैं। इसके बाद में इस टॉपिक को यदि बहुत कम समय में करना हो तो जिसकी प्रैक्टिस एलसीएम एंड एचसीएफ पे अच्छी होती है वो बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, टेबल बनाते हैं, बहुत बढ़िया इजी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए टाइम एंड वर्क में भी क्या होता है, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें भी 3 चीज़ें होती है। पहला होता है टोटल टाइम, दूसरी चीज़ होती है टोटल टाइम हो जाता है, दूसरी चीज़ होती है टोटल वर्क कितना है भाई, काम कितना करना है ये तो पता होना चाहिए ना, और तीसरी चीज़ होती है रेट यानी दर, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपको ये बताएगा कि टोटल काम कितना है, तो इनका एलसीएम कितना है 120। अब यहाँ पे रेट निकालेंगे, अब हम ये मानेंगे कि ये 120 काम, ये 128 बनाना हो सकता है, 120 खिलौने बनाना हो सकता है, तो ये 120 खिलौने को एक जो है 40 दिन में बना सकता है। तो हम एक दिन का रेट निकालेंगे तो एक दिन में 3 खिलौने बना सकता है और ये एक दिन में 5 खिलौने बना सकता है, ठीक है। तो अब उसने पूछा ये है, उसने ये भी नहीं पूछा हमसे कि पूरे खिलौने को कितने दिन में बनाएगा, उसने तो ये पूछा है कि पूरे खिलौने का कितना % बताना है, पूरे खिलौने का 40% पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो 120 का 40% यानी 2/5 होता है, ये सबको पता होगा। 2/5 कैसे लिख लिया मैंने, 100 और ये 2/5, तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 48, ठीक है। यानी कि अब वो पूछ रहा है कि 48 खिलौने कितने दिन में बना पाओगे दोनों मिलकर, तो ये एक दिन में 3 बनाता है और ये एक दिन में 5 बनाता है, दोनों को ऐड कर देंगे और ये बताएगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे भी टोटल टाइम इक्वल टू हो जाता है टोटल वर्क कितना करना है और पर यूनिट वर्क कितना है या फिर रेट कितना है। एक अकेले का तो रखना नहीं है, दोनों का रखना है, तो दोनों का ये रख दिया हमने। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे 48/8 इसका आंसर आया 6 डेज में वो इस जो काम था इसका 40% कर सकते हैं। पूरा भी पूछ सकता था, तो पूरा पूछेगा कि पूरा काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 120 डिवाइड बाई 8 करना था, जो कितना आता 15 आता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 बात करते हैं किस टॉपिक का है, तो मैथ्स का है, और मैथ्स के बाद में ये आता है आपके टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको एवरेज में भी मिल जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि एवरेज स्पीड की बात करिए इसलिए एवरेज में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के ही लगना है। चलिए पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेस है x और एक प्लेस है y, ठीक है, और किसी ने कहा कि कोई एक कार x से y की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड होती है 20 km/h। इसको जूम करके साथ में ले लीजिएगा। और किसी ने कहा कि अब वो कार रिटर्न आती है तो उसकी स्पीड होती है 40 km/h। और आपसे पूछा जाता है कि अब एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है ना, स्पीड मतलब चाल क्या है। तो कुछ लोग ये कर देते हैं 20 + 40 / 2 और 60/2 माने कि 30 km/h, ये कर देते हैं कुछ लोग, और उन्हें लगता है कि सही एवरेज तो यही पड़ा है हमने, एवरेज में तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 से करो। ये गलत है, ये ऐसा करना नहीं होता है। क्यों नहीं करना होता उसका कारण मैं बताता हूँ, ठीक है ना, कि ये गलत क्यों है। देखिए क्या होता है, स्पीड जो होती है आपको ये तो आपने 8 से 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये दो चीज़ का रिलेशन है, एक रेट है, स्पीड भी एक रेट का नाम। रेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का रिलेशन, कोई चीज़ को बताना कि हम कितनी दूरी किसी समय में कितने कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। रेट हर चीज़ में रहता है, दाम में रहता है, स्पीड में रहता है, हर चीज़ का एक रेट कहा जाता है, ठीक है। तो स्पीड मतलब ये भी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है एवरेज स्पीड का, उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे,
एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो हम क्या, जैसे इसी को यदि मुझे बोला जाए कि आप साहब इसका एवरेज स्पीड बताइए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बोलूँगा टोटल डिस्टेंस क्या है अपॉन टोटल टाइम क्या लिया गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या लिया गया। तो टोटल डिस्टेंस देखिए क्या है, अब हमें तो यहाँ पर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हुई है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि एक से y को एक डिस्टेंस रही होगी d, ठीक है। ये जाने वाली डिस्टेंस आने वाली डिस्टेंस भी d ही कवर करी ना, मैंने जितना गया उतना ही मैं आया, ठीक है। तो अब देखिए टोटल टाइम की मैं बात करूँ तो जाने का समय अलग रहा होगा जिसको नाम दे दिया t1, और आने का समय अलग रहा होगा उसको नाम मैंने दे दिया t2, ठीक है ना। तो जाने का समय t1, आने का समय t2। तो जाने के लिए देखिए t1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, t1 के प्लेस पे क्या आएगा, अब t1 भी क्या होता है, अब यहाँ पे समय की बात है तो समय कौन सा, जाने वाला, तो जाने वाले समय में जाने वाली दूरी बराबर जाने वाली चाल, तो जाने वाली इस t1 के बराबर क्या होगा d अपॉन में 20 और प्लस इस t2 के बराबर क्या होगा d अपॉन 40। इसको सॉल्व करना है तो आप d कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये आपका दोनों 800 ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे 40 और 20 60 हो जाएगा। तो ये आपका 40/3 इस प्रकार आपका ये आंसर आएगा। तो आपने जनरली ऐसे फॉर्मूला देखा होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, वो यही होता है। देखिए ये क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एक चीज़ और गलती कर दी है, यहाँ पे पहले 2d होगा क्योंकि ये d और d आपके 2d हो गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा, ये 80/3 होगा। तो इस रिलेशन से वो फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये है ना रिटर्न ना जाके ये z पे भी जाता और ये कहता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, अब एवरेज स्पीड बताइए, तो आप यही फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कब कब लग सकता है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है। तो देखिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, फिर भी आपको समझ में नहीं आया एक बार छोड़ दीजिए इसको, अब क्वेश्चंस की तरफ आप आइए। तो क्वेश्चंस में 2 प्लेसेस दिए हैं, ठीक है, हम 2 प्लेसेस ले लेते हैं, लेकिन 2 बार की बात होती तो हम उसमें भी क्या बोल सकते थे, उसमें भी शॉर्टकट फार्मूला लगा देते, लेकिन उसमें तो 2 राउंड ले लिए उसने, एक बार फिर गया एक बार फिर आया। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक प्लस ये है, एक प्लस ये है, और पहले राउंड में पहले 1 से y गया तो फर्स्ट राउंड में वो v किलोमीटर पर आवर के साथ गया। रिटर्न जब आया फर्स्ट राउंड का, जब वो रिटर्न आया तो हम मान लेते हैं रिटर्न जो आया वो आया 2v किलोमीटर, हम नहीं मान रहे ये उसने दिया भाई, हम नहीं मान रहे, ठीक है। अब सेकेंड राउंड जब गया वो फिर 1 से y गया, ये v 1 से y और रिटर्न है y से x, तो यहाँ पे वो 3v किलोमीटर पर आवर के साथ में गया। लेकिन अब जब वो रिटर्न आया यहाँ से तो वो आ रहा है रिटर्न में y से x आ रहा है 4v किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक है। यस सर नो, ये बात क्लियर है। तो देखिए यदि एक ही राउंड होता तो आप ऐसा कर सकते थे, जैसे कि फार्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और x होता है जाने का स्पीड, y होता है आने का स्पीड, तो आप ये 2v इंटू ये 2v उधर वाला और ये v प्लस 2v ऐड कर देते, तो ये 2v आपका कितना होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाता तो 4v स्क्वायर होता, और ये v और v आपका 3v होता, एक v से भी कट जाता, 4v/3 होता। इस प्रकार होता है कि नहीं होता, ऐसा करते हैं हम इसको। लेकिन अब मैं इसका तरीका बता देता हूँ प्रॉपर। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो पहला जो गया वो d, फिर वहाँ से आया तो फिर d, फिर गया d, फिर आया वहाँ से d। टाइम की बात करूँ तो पहले गया t1, फिर वहाँ से रिटर्न आया t2, फिर गया t3 और फिर आया t4। ये बात क्लियर है। अभी t1, t2, t3, t4 इनकी सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ऊपर जो हो जाएगा वो 4d हो गया। t1 की वैल्यू क्या है d1 और उसके साथ स्पीड, t2 की वैल्यू क्या है d, ये 2v की स्पीड, वो क्या हो जाएगा 3v एंड वो क्या हो जाएगा 4v। अब d देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये d/v तो सबसे कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। d से d कट गया, v आपका ऊपर चला जाएगा, जो होगा आपका 4v। यहाँ से हम इसको सॉल्यूशंस करते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 12,
यहाँ पे आएगा आपका पहले 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। आगे ले लेते हैं इसको, तो 12 फिर आपका ऊपर चला गया तो 48/b हो गया, और नीचे आपका हो गया ये 25। तो 48 और 25 जब आप इसको डिवाइड करते हैं, देखिए तो ये जाहिर सी बात है आपका जो 1 पॉइंट करीब करीब जा रहा है, यानी कि ये 50v/25 होता तो ये वैल्यू 2 आ जाती है ना। तो ये जो वैल्यू है हम इसको बोल सकते हैं 1 से लेकर 2 के बीच में v आ रहा है। ये बात क्लियर आ रही है ना। देखिए 48 को डिवाइड करिए 25 से, तो 1 पॉइंट कुछ जा रहा है, 2 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो इसके ऑप्शन आप लोग के पास पेपर होंगे, तो इसके ऑप्शंस 4 दिए हैं उन्होंने। पहला बोला है कि जो आंसर आएगा पहला वाला उसकी वैल्यू v से कम होगी, v से कम मतलब कि 1 से कम होगी, v से कम मतलब 1 से कम होगी, 0.2 0.3 इस प्रकार होगी। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन है कि वैल्यू v और 2v के बीच में लाइज करेगी, तो हाँ v मतलब 1v है ना, और 2v के बीच में लाई कर रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम आते हैं, और क्या कहता है 73 क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है, मेरे पास ही हिंदी का साइड ही बचा है, इंग्लिश वाले में देख पढ़ते हैं। 73 में उन्होंने बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको हमें समझना है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। 2 बात कही गई है 73 में। पहली बात किसका क्वेश्चन है, ये मैथ्स का है। दूसरी बात किस टॉपिक से बिलोंग करता है, तो इसको हम समझ सकते हैं मेंसुरेशन से बिलोंग करता है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति है। और इन्होंने यहाँ पे 2 बातें बोली है, 2 पॉइंट्स दिए 1 और 2। पहले वाले पॉइंट में ये बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक स्क्वायर एंड सर्कल, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो मिनिमम 2 पॉइंट्स पर होता है। और दूसरी बात में यही बात बोली है कि स्क्वायर और सर्कल का, ये बात उन्होंने कही है मिनिमम के फॉर्म में, और इनका जो मैक्सिमम होता है वो बताया उन्होंने 8 होता है मैक्सिमम, ठीक है, इंटरसेक्शन मैक्सिमम होता है। और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन फिर दिया है कि 1 ओनली यानी स्टेटमेंट 1 सही है, बी दिया है कि 2 ओनली 2 यानी ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, सी दिया है कि बोथ 1 और 2 सही है, एंड डी दिया है नाइदर दिया होगा, क्या दिया है भाई, हाँ नाइदर दिया है, 1 भी नहीं है एंड 2 भी नहीं है। चलिए पहली बात तो बता देता हूँ, जिन्होंने मेंसुरेशन देखा ही नहीं होगा, डायग्राम देखा ही नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है क्या चीज़, करना है क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है। आपको स्क्वायर मतलब सबको पता है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं, और सर्कल मतलब क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं ना। तो डायग्राम बनाना होगा, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, हालांकि इनको एक चीज़ और गिवन रखनी थी, और गिवन चलिए पर गिवन नहीं भी रखते तो कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन सेम रेडियस, जैसे कि सर्कल जो है, सर्कल की रेडियस और इसकी एक साइड्स इक्वल साइड्स का होना चाहिए था, पर ये नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ इंटरसेक्शंस का मतलब क्या है। वो ये कहते हैं कि सर्कल और आप स्क्वायर को इंटरसेक्शंस करते हो तो कितने पॉइंट इंटरसेक्शन होते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब टच करवाना है, तो टच करवाते हैं हम, कहीं पे भी टच करवाएंगे, मैं यहाँ पे टच करवाऊँ या यहाँ पे टच करवाऊँ, तो कितने पॉइंट इंटरसेक्शन होंगे, कम से कम कितने होंगे, 2 पॉइंट तो होंगे ना मिनिमम। इससे जाके आप अपनी कॉपी में कोई सा भी डायग्राम बनाइए, और कोई से भी डायग्राम बना के आप देखिए कि इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो 2 पॉइंट तो आपके इंटरसेक्शन होंगे भाई, ठीक है। तो इंटरसेक्शंस का मतलब यही है, परिच्छेद करना, हिंदी में दिया होगा, हिंदी वाली लैंग्वेज में पढ़ लें क्या, हाँ प्रतिच्छेदन। हाँ तो आप ऐसा मत सोचना कि हम इसको ऐसा टच करवाना मत, टच मत करवा देना इसको, इधर से नहीं तो टच, सॉरी मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया, नहीं तो आप टच करवा दो, टच का काम अलग है भाई, है ना। इसमें जैसे ये नहीं, प्रतिच्छेदन करना, इंटरसेक्शंस करवाना है ना। तो इंटरसेक्शन हुआ तो 2 पॉइंट को तो टच कर रहा है, तो हाँ जाहिर सी बात है, तो पहला पॉइंट तो सही है। अब दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम 8 पॉइंट हो सकते हैं टच होने के, तो ठीक है 2 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, और किधर बना देते हैं कहीं पे भी। देखिए ऐसा नहीं कि ये कॉमन होगा, अलग से आप थोड़ा सा बाहर लेके बना दीजिए, तो 2 4 और ये 6 और 2 8, तो यानी कि मैक्सिमम 8। इसके अलावा तो आप देखिए, यदि एक कोई ऐसा आपका जो है स्क्वायर है, एक आपने यहाँ बना दिया, 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 अब तो सर्कल इनमें कहीं ना इधर टच कर पाएगा, ना इधर कर पाएगा, ना इधर कर पाएगा, ना इधर कर पाएगा, तो यानी मैक्सिमम हमारा
फिनिश हो गया। तो मैक्सिमम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मैक्सिमम इंटरसेक्शंस पॉइंट है। तो इसके दोनों जो कंडीशन दी हैं वो दोनों सही हैं, यानी बहुत सी, यानी कि सी ऑप्शन होगा बहुत 1 एंड 2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। हमने 73 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 74 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये आता है मैथ्स के क्वेश्चन से। अ मैन टेक्स हाफ टाइम्स इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम द अपस्ट्रीम। क्या लिखा हुआ है? अ मैन टेक्स हाफ टाइम्स इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम द अपस्ट्रीम। व्हाट इज द रेशियो और द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। देखिए हिंदी में क्वेश्चंस भी है और इंग्लिश में क्वेश्चंस भी है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दा नहीं होगा, यहाँ पे दैन होगा, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम दैन अप स्ट्रीम, ठीक है ना, दा नहीं है यहाँ पे। हिंदी में क्वेश्चंस क्या है एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चंस ये है एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा जो तैरा जाता है, नाव द्वारा खेमे में आधा समय लगता है। अचल पानी में चाल की धारा की चाल से अनुपात क्या है। तो देखिए हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि मैं बात करूँगा कि यदि आप टेक्निकल के हिसाब से भी मैथ्स को पढ़ते हो तो मैथ्स आज की डेट में इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टॉपिक किससे रिलेट करता है। तो इस टॉपिक के रिलेट करता है बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से रिलेट करता है। और बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव एवं धारा। इस टॉपिक का सेंस सीधा सा ये, इस टॉपिक को यदि थोड़ा सा पढ़ना और अच्छा समझना है तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ एप्लीकेशन, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशन क्या होती है, दूरी और चाल या समय एवं चाल की क्या वो होती है टर्मिनोलॉजी। तो देखिए मैं क्वेश्चंस को चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें पूरा क्वेश्चन बता दीजिए क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको एक नदी बनाकर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में एक नाव है। हालांकि देखिए क्या होता है कि जो टॉपिक एक बार फिर से मैं बता दूँ, बोट एंड स्ट्रीम। बोट मतलब तो नाव है, लेकिन स्ट्रीम मतलब होता है क्या, स्ट्रीम मतलब एक धारा होती है। स्ट्रीम मतलब वेब्स नहीं होती है। और स्ट्रीम जनरली कहाँ देखी जाती है, रुके हुए पानी में चारों तरफ से पानी पैक है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पे स्ट्रीम कभी नहीं होती। स्ट्रीम का मतलब बहते हुए जाना, तो बहते हुए जाना तो नदी में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो एक ये वाटर है ये, ठीक है। और मैंने इसका डायरेक्शन यदि इस तरफ कर दिया है तो इससे सीधा सीधा इंडिकेशन है कि जो नदी बह रही है वो इस तरफ बह रही है, ठीक है। अब नदी में यहाँ पे एक मैंने रख दिया बोट, और बोट को तो 2-3 चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि इस टॉपिक में आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या होता है कि जब नदी खुद बह रही है, ठीक है, और नाव, देखिए नाव का तो ऐसा है कि नाव तो है ना नदी में भी चल सकती है, नाव तालाब में भी चल सकती है। लेकिन होता है क्या, दोनों जगह डिफरेंस क्या होता है कि नाव को हम तालाब में चलाते हैं ना तो वहाँ पे नाव की खुद की ही स्पीड का पता होता है कि हम नाव की स्पीड से क्या चल रहे हैं। लेकिन नाव को नदी में चलाएंगे तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि नदी भी खुद बह रही होती है तो नाव की एक्चुअल स्पीड का पता नहीं चल पाता है। क्योंकि एक्चुअल स्पीड का नाव का पता कहाँ चलता है, जब वो रुके पानी में खुद मूवमेंट कर रही हो, खुद का मूवमेंट चल रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो व्यक्ति की स्पीड का पता चल सकता है। लेकिन अब व्यक्ति को बहती हुई नाव में हम या बहती हुई नदी में बोलें कि आप तैरने लग जाओ, या बाढ़ में वो व्यक्ति बिना तैरे भी बह जाता है, तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है नदी की स्पीड पर। तो यहाँ पे बोट की जो स्पीड हम हमेशा लेते हैं इस टॉपिक में, वो लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड वो होगी रुके हुए पानी में नाव की खुद की चाल, वो खुद की कोई एक चाल है कि वो इस चाल से चलती होगी। अब यहाँ पे ये जो नदी की कोई स्पीड है तो इस स्पीड को हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, जनरली इस टॉपिक में एक्स क्या चीज़ होती है, नाव, व्यक्ति, कोई ऐसा अदर ऑब्जेक्ट जो उस नदी में खुद की स्पीड चलाता हो, चलता हो, शो ऑफ हो रही हो खुद की अलग से। और वाई हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नदी की चाल। ये इसके अलग अलग शब्द हो से वो बात करेगा, करंट नाम बोलेगा, रेट नाम बोलेगा, स्पीड ऑफ रिवर बोलेगा। तो ये आपको समझना है कि वाई हमेशा पानी की स्पीड होती है, बहते हुए पानी की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड्स होते हैं इस टॉपिक के अंदर। इन टॉपिक इस पर ही पूरी कहानी होती है।
अपस्ट्रीम को हिंदी में मैं बात करूं तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो नदी बह रही है उसके विरुद्ध चलना, उसके अगेंस्ट चलना। जैसे कि देखिए अभी ये बोट का कोई डायरेक्शन मैंने नहीं बताया कि किधर की तरफ चलेगी। अब नदी इस तरफ बह रही है तो यदि मैं बोट को, देखिए मैं इन दोनों जो वर्ड्स लिखे इनको हटा के मैं आपसे एक बात करूं कि यदि मैं बोट को इस तरफ लेके चलता हूं तो मेरी बोट ज़्यादा स्पीड में चल पाएगी, यस और नो, है ना। लेकिन बोट को मैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि नदी इधर बह रही है और बोट को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो मेरी बोट को ज़्यादा टाइम लगेगा भी, ज़्यादा स्पीड, जो उसकी स्पीड रहेगी वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वो अपोज करते हुए जा रही है। तो जो अपोज करते हुए जाती है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं कि जो दोनों, इसका एक सिंबल मैं बता देता हूँ। डाउन स्ट्रीम का सिंबल जहाँ नदी बह रही है वहाँ बोट को ले जा रहे हो, अप स्ट्रीम का सिंबल नदी बह रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में नाव को ले जा रहे हो, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में बोट को अगेंस्ट द स्ट्रीम लेके जाते हो तो वो अप स्ट्रीम है, यानी धारा के विपरीत लेके जाते हो तो वो अप स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, नाव भी उधर ही चल रही है, नदी भी उधर ही चल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अप स्ट्रीम को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, यू से। मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यू क्या होता है, यू अप स्ट्रीम में कि दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है ना। और वी में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, इसलिए देखिए ये ज़्यादा तेज बह जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ, इधर नदी चल रही है और उधर ही बोट को चला रहा हूँ तो दोनों बहुत तेज़ी से, मतलब हमारी जो नाव है बहुत स्पीड के साथ चलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नाव की स्पीड, जो बोट की स्पीड है उसमें करंट की स्पीड, यानी कि हमारे रिवर की स्पीड भी ऐड होगी, इसलिए बहुत तेज़ी से बह रही है। लेकिन नदी इधर बह रही है, नाव को ऊपर चढ़ा रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है बहुत समय लगेगा, बहुत मुझे फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बोट की स्पीड को जो वाटर का ये स्पीड है या रिवर की स्पीड है वो अपोज कर रही है। तो ये दोनों चीज़ है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस ने ये बोला है, एक चीज़ और मैं क्वेश्चन में जो बोला है वो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। देखिए ये चीज़ तो आप समझ गए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि देखिए बोट हमारा इधर है और नाव इस तरफ, नदी इस तरफ बह रही है। मैंने आपको ये कहा कि मैं यहाँ से 2 किलोमीटर इधर की तरफ जाता हूँ और ये पॉइंट, यदि ये मेरा बोट यहाँ पे और 2 किलोमीटर मुझे इधर जाना होगा, यानी कि एक पॉइंट से 2 किलोमीटर मैं इधर जाने की बात करूँ और 2 किलोमीटर मैं इधर आने की बात करूँ, 2 किलोमीटर मतलब इधर आने की बात करूँ, बराबर दोनों को डिस्टेंस दे दिया है। अब देखिए इधर जाना होगा तो वो जाना होगा मुझे डाउन स्ट्रीम के साथ, इधर जाना होगा तो मुझे अप स्ट्रीम के साथ। अब मैंने ये कहा कि मैं डिस्टेंस इक्वल दे रखा हूँ आपको, आपकी नाव कौन से मतलब किस समय में, यानी कौन से वे में कम समय में जल्दी दूरी कवर कर लेगी। तो आप बोल पाएंगे सर ये 2 किलोमीटर कंपैरिजन टू इस किलोमीटर के जल्दी कवर कर लेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी भागेगी, बहुत जल्दी स्पीड रहेगी उसकी, और ये इसको टाइम लगेगा। तो अब क्वेश्चन ने पता है यही बोला है कि अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन गोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस तो मैंने दे रखा था, क्वेश्चन ने कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा, उसने बोला है कि कोई सर्टेन डिस्टेंस होगा जो इधर भी होगा और जो उधर भी होगा इक्वल दोनों केस में, ठीक है ना। तो वो ये कहता है क्वेश्चन कि कोई डिस्टेंस है, अ मैन टेक्स हाफ। अब देखिए बोट की बात नहीं है, मैन की बात है कि मैन तैर रहा है ना, लेकिन एक तरफ जाता है वो डाउन स्ट्रीम के साथ में और एक तरफ जाता है वो अप स्ट्रीम के साथ में। लेकिन यहाँ पे समय क्या हो रहा है कि समय जो डाउन स्ट्रीम वाला समय है, जाहिर सी बात है कि ये वाला समय इस वाले समय के कम होगा। तो ये कहते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, जैसे कि मैंने इसको दे दिया है डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, तो वे कहते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम में दोनों तरफ डायग्राम बना देता हूँ कि ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम है। तो वे कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो अप स्ट्रीम के टाइम से हाफ है, ये उन्होंने बोला है। बस इसके बाद में वो रेशियो पूछ रहे हैं। मुझे लगता है ये वाली कहानी समझ में आई। अब हम आते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेशन कैसे करना है मुझे डायग्राम रफ करना पड़ेगा। तो देखिए कुल मिला के उन्होंने टाइम की बात की गई है, टाइम की डिपेंडेंसी रखी है अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम पे या फिर डाउन स्ट्रीम की अप स्ट्रीम पर। तो एक डाउन स्ट्रीम टाइम है और एक अप स्ट्रीम टाइम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम के टाइम से हाफ है। जो भी इसमें जो समय लगेगा उसमें इसमें लगने वाला समय उसका आधा होगा। तो देखिए अब डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम का टाइम, ये व्हाट इज, ये क्या है, तो यहाँ पे वही टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
तो देखिए डिस्टेंस तो इसमें भी वही कवर करी, डिस्टेंस इसमें भी वही कवर करी, तो डिस्टेंस तो वही होगा, लेकिन स्पीड यहाँ की क्या होगी, स्पीड यहाँ की कहलाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, और यहाँ की स्पीड कहलाएगी आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। अब ये डी दोनों जरा बराबर है तो कट जाएगा। अब ये डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, दोनों ऐड होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x + y, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोनों सब्ट्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है। और आपको x और y का ही रेशियो बताना है। ये यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रेशियो बताना है स्पीड इन स्टिल वाटर में ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर, एंड यहाँ पे शायद पूरा नहीं लिखा है, स्पीड ऑफ वाटर एंड टू द करंट। यहाँ पे दोनों मतलब मैन की जो स्पीड है वो आपकी करंट की स्पीड से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका इसको सॉल्यूशंस कर लीजिए, तो ये क्या होगा आपका 2x - 2y और x + y। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, तो x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे 3y, तो x/y, तो ये आएगा 3/1, यानी कि x रेशियो y बता रहा है 3:1। तो ऑप्शंस में आपका जो होगा वो डी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, मुझे छोटे से में ही आपको बता देना था, लेकिन साथ में मैंने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर दिया है ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ सकते हो वहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन 75 देखने पे लगता है, देखिए 74 अभी हमने देखा बॉट एंड स्ट्रीम का है, तो इसको थोड़ा सा जूम करिए, यहाँ पे आप इसको जूम करिए थोड़ा सा इस फोकस पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 75 है ये थोड़ा क्वेश्चन लगता है कि सोचने वाला है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है इसमें, पर ये सोचने वाला है, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। क्या कहते हैं क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, इसको हिंदी लैंग्वेज में कैसा लिखा होगा एग्जाम में, वो लैंग्वेज पहले मैं पढ़ लेता हूँ। उन्होंने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। मतलब सीधी सी बात है कि मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछता है जो आप स्क्वायर करते हो, जैसे कि आपने 9 का स्क्वायर करा या 4 का स्क्वायर करा या 2 का स्क्वायर करा, 3 का, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर कोई डिजिट ले लेता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर की वैल्यू 25, 3 के स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9, इनका डिफरेंस 16 है। तो आपको है ना ऐसे इतने पेयर बताना है जिनका डिफरेंस 63 हो। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 16 वाला, लेकिन उनको बताना है 63 वाला। तो ये जैसे कि 16 में ये एक पेयर बना, 5 और 3 का मिलके एक युग्म बनेगा, 1 पेयर बनेगा। तो 63 डिफरेंस आने के लिए कितने पेयर बनेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए थोड़ा सोचने वाला टाइम लग जाएगा, यही मैं कह रहा हूँ, ये सोचने वाला है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी लास्ट किया है बॉट एंड स्ट्रीम का, वो क्वेश्चन इजी था, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ते तो उस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इजी क्वेश्चन रखा था। चलिए अब इसमें है ना बहुत सारी बातें, शायद मैंने लाइव क्लासेस में आप लोग को समय भी दिया था कि आप इसको सोचकर बताइए कि क्या आंसर होगा, तो किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास में। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये किस टॉपिक से रिलेट करता है। यदि ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ना होगा तो हम कौन सा टॉपिक तैयार करें कि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सा। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि ये आप नंबर सिस्टम को ही तैयार करिए, नंबर सिस्टम में मिल सकता है, या फिर एक नंबर सिस्टम के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक आप तैयार करते हैं तो उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। कौन कौन सा नंबर सिस्टम में जनरली ऐसी बातें मिल जाती हैं, या फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखिए, इन दोनों के ही अंदर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज किसी और टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस 63 रखना है और कितना होगा पेयर्स, है ना। सोचने वाला है, कैसे सोचे हम इसके। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको। हम 50 के बाद की कोई ना स्क्वायर्स की बात करते हैं, 50 के बाद की मतलब, और मैंने आप स्क्वायर रूट बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया। लाइक मैं 51 का स्क्वायर लेता हूँ तो इसका आंसर होता है 2601। 52 का स्क्वायर लेता हूँ तो इसका आंसर आता है 2704, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था, हम सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं वापस से। मैंने लाइव क्लासेस में कुछ बच्चों को बोल रखा था कि आप मुझे बताइए कि आपने इस पर कैसे कहेंगे, तो सॉल्यूशंस शायद किसी का अभी तक आया नहीं है। तो मैं आपसे कहना वाला था कि मैं लेट सपोज मैंने 50 एक नंबर लिया है ना, क्वेश्चंस को हम बाद में बात करेंगे। मैंने 50 एक नंबर लिया है
और 50 नंबर पे मैं ये देख रहा हूँ कि 50 से ऊपर एक 51 लिया और 52, और ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है, सक्सेसिव नंबर है, जिसमें 51 का स्क्वायर है 2601 और इसका 2704। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आता है, डिफरेंस की मैं बात करूँ तो ये आता है 301, 103 का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, किसमें 51 और 52 के बीच में। अब और आगे की तरफ हम बात करें, लाइक 61 के स्क्वायर की बात करें या 62 के स्क्वायर की बात करें, तो 61 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। 61 का स्क्वायर क्या होगा, आपका होगा 3721, और 62 का स्क्वायर कितना होगा, ये 12 ज़्यादा है तो 3844 है ना, 3844। और इन दोनों के डिफरेंस की मैं बात करूं, देखिए मैं एक एक सेकंड में लिख रहा हूँ स्क्वायर भी, क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, 2, 1, 123 डिफरेंस। अच्छा, मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमें डिफरेंस चाहिए 63, क्या चाहिए 63, 63, दो वर्गों के, दो स्क्वायर के नंबर के बीच का डिफरेंस चाहिए 63। तो देखिए हम 50 से ऊपर जब लगातार दो अंकों की बात करते हैं तो हमें 63 तो नहीं, 63 से कई ज़्यादा नंबर का डिफरेंस मिल रहा है ना। तो यानी कि अब हम बात करेंगे 50 से ऊपर तो कोई नंबर भी नहीं लेना है। अब मैं बात करता हूँ कि 41 और 42 की जरा देख लेते हैं, क्या 41, क्योंकि हमारा डिफरेंस है ना, इससे कम यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, और इससे ज़्यादा देखिए इनमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो पेयर्स होंगे, जिन पेयर्स का डिफरेंस 63 होगा, वो 50 से ज़्यादा वाले तो होंगे ही नहीं, है ना। तो अब 41 से 50 की लाइन की देखता हूँ, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 का स्क्वायर होता है आपका, आप 9 माइनस करेंगे 16 ऐड 1, और 42 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 42 का स्क्वायर होता है, आप 8 माइनस करेंगे यानी 1764। और इनके डिफरेंस की मैं बात करता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 ऐड 1 माइनस 3, तो यहाँ पे आया आपका 4, और यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है देखने के लिए, देखिए 8 आएगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 83, यस और नो, 83 आ रहा है। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो पेयर्स होंगे वो पेयर्स 40 के यानी कि 40 से इधर के होंगे। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। चलिए अब मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। एक बात तो ये क्लियर होगी कि 40 से इधर के होंगे, और एक बात ये क्लियर होगी किस नंबर से इधर के होंगे। यानी कि देखिए आपको 63 का डिफरेंस बताना है, तो देखिए 9 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 81 है, सॉरी 9 का नहीं है ना, 1 का स्क्वायर करा 1 है, 8 का स्क्वायर करा हमने 64 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मिलता है 63। पहला पेयर तो ये हो जाए, और पहला पेयर क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 8 का, तो ये एक कहलाएगा, ये एक कहलाएगा 1 पेयर। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए इन दोनों के आगे नेक्स्ट चलेगा, तो अब आगे क्या होता है आपका, आप 12 का स्क्वायर करते हैं 144 एंड 9 का स्क्वायर करते हैं 81, और इनका डिफरेंस भी आपको 63 होगा। फिर आप आगे चलते हैं, तो देखिए आगे में आपको क्या होता है कि मैं बात करता हूँ 12 और 9 के बाद में आप बीच के कोई भी नंबर को देखेंगे तो उनका डिफरेंस आपको इससे कम ही मिलना है, हमें 63 रखना होगा, तो इतना ही नंबर लेके चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा नंबर हो सकता है, तो 21 एक 22 आपके माइंड में आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये 441 होता है और ये 484 होता है, लेकिन डिफरेंस इतना नहीं मिल रहा है। मैं और आगे देखता हूँ तो 31 एंड 32, तो ये आपका होता है 961 एंड ये होता है 1024। इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो मुझे मिलता है 63। इसके अलावा आप कोई भी नंबर का करके देखेंगे तो आपको 63 नहीं मिलेगा, यानी कि हमारे पास में 3 ऐसे पेयर आ रहे हैं जिनका डिफरेंस 63 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। मुझे लगता है कि इसमें आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी, लाइव क्लासेस में होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हो सकता है, पर आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कैसे बिठाना है इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, और 76 में 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, और हमसे कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज। मिनिमम चेंज का एक नाम दिया है उन्होंने, तो इसको मैं लिखना चाहूँगा मिनिमम चेंज। मिनिमम चेंज क्या कहना चाहता है, मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ़ एस इज एडेड। एस लिखा है क्या, एस ऐड करना है क्या,
आप लोग के पास पेपर है, उस पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा है 5 ऐड करने को बोल रहा है और 5 जोड़ दिया जाता है। वो कहता है कि इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम +5 को ऐड करते हैं हर फ्रैक्शंस में, तो इन चारों फ्रैक्शंस में सबसे मिनिमम चेंजेस किस में देखने के लिए मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चंस का अर्थ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में 4 फ्रैक्शंस है और 4 फ्रैक्शंस में उसने फिर ऑप्शंस यही होंगे ऑप्शन, तो कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शंस है जिसमें मिनिमम चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। करना कैसे है इसमें आप लोग थोड़ा सा डाउट होंगे कि हमें करना क्या है ना। देखिए कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस बात यही है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है तो दिमाग वाली बात कर रहा है। इसमें फिर दिमाग लगाने के लिए कह रहा है वो, है ना। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहाँ दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन वापस इसमें दिमाग लगाने के लिए कह दिया उसने कि आप इसमें दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा इन चारों में से। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी जो छोटी चीज़ें जिनमें है ना ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, लेकिन ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं ऐसी चीज़ें कि बताइए क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन है पर आप समझ नहीं पा रहे हो करना है क्या। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 2/3 को मैंने डिवाइड करा तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है 2/3 का डिवाइड करने पे मुझे मिल रहा है 0.6 समथिंग, 0.666 मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, ये मिलेगा मुझे, ठीक है ना। ये बढ़ता जाए लिख लेता हूँ चलिए। और 3/4 को डिवाइड करता हूँ तो इसका डिवाइड करने पे मुझे मिलता है 0.7 और 2 बचा ना 0.75। यस सुन लो 75 ही मिलेगा आपको। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है लाइव क्लासेस में। अब नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 4/5, इसको डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 0.8 एंड नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 5/6, तो ये कितना मिलेगा आपका, ये मिलेगा 0.8 और फिर आपके पास में 2 बचेंगे 0.84। यस ये बात क्लियर आ रही है? यस और नो? देखिए किसका, इसका, एक मिनट 2 बचेगा, हाँ ये सॉरी 3 जाएगा ना, क्योंकि 2 बचेगा तो 6 3 का 18 है ना, 20 रहेगा वो। यस ठीक है चलिए। और ये 3 3 कंटिन्यू जाएगा फिर ये, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, ये कंटिन्यू जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो 4 फ्रैक्शंस हैं, इन 4 फ्रैक्शन में वो तो ये कहता है कि आप है ना ये पहला फ्रैक्शन जैसा ले लेते हैं तो पहले फ्रैक्शन के ऊपर में भी 5 जोड़े, नीचे में भी 5 जोड़े, सब फ्रैक्शंस में ऐसा करते हैं, सभी फ्रैक्शंस में। हालांकि तो देखिए इन चारों में से हमसे सबसे छोटा पूछ लेगा तो आंसर क्या आएगा, उसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलेंगे भाई उसका आंसर कि सबसे छोटा फ्रैक्शंस कौन सा है? सबसे 4/5 नहीं 2/3 है ना सबसे छोटा फ्रैक्शन, है ना। सबसे छोटा फ्रैक्शन 2/3 है, लेकिन वो इतनी इजी बात नहीं कर रहा है आपसे। वो कहता है कि आप है ना सब में ऊपर भी 5 जोड़े, नीचे भी 5, यहाँ पे 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 भी, तो ऐसा जोड़ने के बाद में जैसे कि ये फिर एक पुराना नंबर होगा तो इसका नया नंबर क्या हो जाएगा 2 + 5 और 3 + 5, नया नंबर ये बनेगा, माने कि क्या बनेगा वो 7/8 बनेगा ना नया नंबर, है ना। तो ऐसा इसके साथ बनेगा, ऐसा इसका भी कोई नया बनेगा, ऐसा इसका भी कोई न्यू बनेगा, ऐसा इसका भी कोई न्यू बनेगा, तो सबके जो आपस में ओल्ड और न्यू नंबर बन जाएंगे। तो क्या होता है कि ओल्ड का न्यू का जो डिफरेंस है वो सब में फिर कैलकुलेट करना है आपको, ओल्ड और न्यू का, मतलब इसका एक डिवाइड कर ही लिया है, फिर न्यू का डिवाइड करेंगे और फिर दोनों के बीच में देखेंगे कि ओल्ड की लाइक वैल्यू जैसे 0.6 है और इसकी लाइक होती 0.9 होती, ये 0.6 है तो हम बोल सकते थे कि 0.3 लगभग डिफरेंस है। तो ऐसा आपको सब में करना है और जितना कम, जैसे इसमें 0.3 है, किसी में करने के बाद हमें 0.1 या सबसे कम 0.1 मिल जाता है डिफरेंस, तो हम ये बोलेंगे कि सबसे कम डिफरेंस देखने के लिए उसमें आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका तरीका बताता हूँ, यदि ऐसा करते तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। वो कहता है कि 5-5 जोड़ो, आप 5-5 ना जोड़ते हुए आप एक एक ही जोड़ो, एक एक जोड़ेंगे तो देखिए +1 इसमें करने के लिए जाते हैं हम, है ना, ऊपर +1 करते हैं और नीचे +1 करते हैं तो ये वाली चीज़ बन जाती है, यही वाली चीज़,
क्या बन जाएगी, यही वाली, और ये वाली बन जाएगी, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। यस और नो, और इसका नेक्स्ट आप बना दो, फिर ये नेक्स्ट करने को मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं 3/4 का ऑलरेडी हमारे पास में है, तो 0.75 है। इसका यहाँ पे क्या है 0.8 है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.83 हो जाएगा। और हमें लास्ट का एक डिवाइड करना है 6/7 का, तो 6/7 का आप डिवाइड करिए, तो देखिए क्या होता है कि आप पॉइंट लिए 0 आया, तो ये कितना होगा, ये होगा 0.8, फिर आपके पास 4 बचा तो कितना होगा 8 पॉइंट कितना जाएगा 5 जाएगा ना, तो 0.85। अब देखिए, अब है ना डिफरेंस, देखिए पहले पॉइंट का इधर वाला नंबर देखते हैं, तो ये तो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 0.7 और 0.8 ये भी 1 का आ रहा है, ये 0.8 और 0.83, तो यहाँ पे कितना, इसके बाद में हमें कुछ नहीं है तो 0 लेते हैं, तो 0 के बाद में मतलब 0.03 का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे कम डिफरेंस जो देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 5/6 वाले नंबर पे, और इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसको आपको इस तरह से करना था, मुझे लगता है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा करना कैसे था। मैं लाइव क्लासेस से डाउट ले लेता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है फिर यूपीएससी ने। 2n, सेकेंड ऑप्शन है 3n, थर्ड ऑप्शन है इसका 2n+4, एंड डी ऑप्शन है 3n+1। क्वेश्चन ये कहता है एक डिजिट है n, जो कि 3 से ज़्यादा है, मतलब कि 1 2 3 3 से ज़्यादा है, इस डिविजिबल बाय 3, और वो डिवाइड हो सकता है 3 से पूरा, लेकिन बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता है वो नंबर डिवाइड। आगे कहता है कि विच इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी इक्वेशंस टाइप फॉर्म में होगा वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है। विच वन ऑफ, मैंने पूरा नहीं लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या दिया था आगे नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 4, ये उन्होंने दिया है, इसको मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। देखिए एक बात बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन भी किसका है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने में आता है कि नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, नंबर सिस्टम ही उलझा सकता है, और उसमें ही कोई ऐसी बात होती है जो कॉन्सेप्ट बताती है। नंबर सिस्टम का है टॉपिक। अब हमें पता है कि देखिए 3 का डिवाइड रूल ये कहता है, देखिए 6 सबसे पहले 6 पर जाते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे कि वो नंबर n जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो 4 से लेके तो इनफाइनाइट तक कोई नंबर हो सकता है, ये हम समझ लेते हैं। 4 से लेके इनफाइनाइट तक कोई नंबर होगा, लेकिन वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एक बात बोली उन्होंने कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं ना, उसने ऐसा तो नहीं बोला है कि वो नंबर कौन सा होगा 4 से इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है, लेकिन कौन सी इक्वेशन के फॉर्म में पुट हो सकता है वो नंबर, मतलब किस इक्वेशन पे सूट बैठता है, वो सही बैठता है। तो देखिए अब 4 के बाद आता है एक हमारे पास में 6 पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे नंबर सबसे पहले मैं नंबर तो वही लूँगा जो 3 से डिवाइड हो, तो 4 को तो लूँगा नहीं मैं, तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर मेरे पास 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 24 है, 21 भी है सॉरी बीच में, 24 है और डैश इनफाइनाइट। अब एक कहानी और है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए पर 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर कैंसिल करते जाऊंगा मैं, ये वाले नंबर है ना, और आगे के नंबर की बात करते हैं। अब लेकिन है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हाँ ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है। तो देखिए उन्होंने बोला है कि आप कौन सी ऐसी इक्वेशन में उसको पुट करते हैं कि वो 4 से डिवाइड बन पाए। तो अब मैं ना देखिए ऐसा नहीं कि मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये इन तीनों में से मैं कोई सा भी एक नंबर को डिसाइड करता हूँ, लाइक 9 को, तो मैं यहाँ पे 9 को पुट करता हूँ n के प्लेस पे, तो 9 2 18, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा।
यहाँ पे पुट करता हूँ 3 इंटू 9 तो ये 27 होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, हमें 4 से डिवाइड बताना है। यहाँ पे पुट करता हूँ 9 टू 18 प्लस 4 ये होता है 22, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 9 3 27 प्लस 1 और ये आंसर जो आया है ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो यही उसका आंसर है। अब जरूरी नहीं है 9 को ही रखो, आप 15 को भी रख लो। आप 15 को रखते हो तो देखिए 15 3 45 और 45 और एक 1 46 और 46 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 15 को आप यहाँ पे रखो, 15 थ्रू मतलब 15 दूनी 30, 30 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 45 नहीं होगा, यहाँ पे 15 दूनी 30 और 4 34 34 नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा। तो 9 15 21 को भी रखेंगे, ये सारे नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड होंगे। तो हमें इक्वेशंस बतानी थी कौन सी सूट होती है उसके लिए, तो इक्वेशंस डी, इसका राइट आंसर डी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 को हम जाते हैं। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg देन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे, क्यूबिक mm ऑफ वाटर विल वेट ऑफ 0.1 ग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं किस टॉपिक से रिलेट करता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से रिलेट करता है, हम इसको यदि काउंट करते हैं तो वैसे तो जो बेसिक डेफिनेशन होती है मैथ्स की उसमें आप ले सकते हो, लेकिन यदि आपको और अच्छे से, तो ये जो यूनिट का जो ख्याल होता है, यूनिट वाला जो डेफिनेशन होता है मैथ्स में उस पर डिपेंड है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट वाले में। लेकिन फिर भी आपको ये कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। जब आप बुक खोलते हो तो यूनिट डेफिनेशन किसी बुक में नहीं दिया है, तो जब आप ये टॉपिक खोलते हो मेंसुरेशन, तो आपको स्टार्टिंग में यूनिट्स के बारे में बताया जाता है, तो ये वहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको मेंसुरेशन। चलिए, सबसे पहले मैं समझाता हूँ क्यूबिक mm क्या होता है, कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये केजी, ये सबको पता होगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, ये भी सबको पता होगा, 1000 ग्राम। 1 लीटर में कितना mm होता है, सॉरी मिलीलीटर। देखिए मिलीलीटर अलग शब्द है, मिलीमीटर अलग शब्द है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 यूनिट्स है, एक वजन वाली है, वेट वाली है वजन, एक मापने वाली है लिक्विड को, जो कि ये लीटर, ये मापने वाली है जो 1000, इसका सब यूनिट होगा मिलीलीटर, इसका सब यूनिट है ग्राम, है ना, GM, और एक होता है 1 मीटर। वैसे तो ये 1 किलोमीटर का होता है, तो 1 किलोमीटर को चलो ले लेता हूँ, 1 किलोमीटर को, और 1 किलोमीटर के बराबर आपका होता है 1000 मीटर, है ना। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ये वजन वाली यूनिट है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वेट का, ये लिक्विड मापने का है, और ये डिस्टेंस का है। तो यहाँ पे मीटर की बात की गई है, तो मैं 1 किलोमीटर वाला शब्द को हटा के 1 मीटर बराबर करता हूँ, तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मिलीमीटर के फॉर्म में बात करता हूँ तो कितना होता है 100, देखिए 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता होगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ 1000 मिलीमीटर। आई होप आपको यहाँ पे ये शब्द क्लियर है, क्लियर है। चलिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे, एक पहला है वेट का, दूसरा है लिक्विड का, तीसरा है डिस्टेंस का, है ना। तो 3 यूनिट के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया है, और किसको कैसे, देखिए तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों की बात होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी आप लोग जैसे ऑयल ख़रीदने जाते हो, जो हमारा घर में जो बनाने का जो होता है कुकिंग ऑयल, तो वो 2 तरह से आता है मार्केट में, वो दो तरह से आता है। एक तो आती है उसकी कैन, जो कैन आती है, जैसे कि 15 लीटर की आप कैन लेने के लिए जाते हो, कृति का ऑयल किसी का भी, तो वो 2 तरह से आता है यूनिट में। एक तो आता है किलो का आता है, एक 15 किलो का आता है, और एक 15 लीटर का आता है। एक कैन आती है, आप यानी कि आप कभी दूध लेने के लिए जाते होंगे तो दूध वाले से तो आप बोलते होंगे लीटर में ही दो, कभी केजी वाला दूध तो आपने लिया नहीं होगा। लेकिन जनरली जो तेल जो होता है, तेल है ना, 2 तरह की कैन आती है, आप देखना। तो इस वर्ष जो 15 लीटर वाली जो कैन होगी, दोनों सेम ब्रांड के, सेम कंपनी है, लेकिन इसका प्राइस इसके प्राइस से कम होगा, इसका प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका प्राइस ज़्यादा होगा। ये 15 kg में, ये kg में, और ये वो लीटर में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये लीटर शब्द आया कहाँ से, लीटर शब्द बना कैसे। जैसे कि आपने वो जो दूध वाला जो एक देखा होगा, दूध वाला जो आता है, और ऐसा एक जो लीटर के फॉर्म में आपको 1 लीटर का जो माप के देता है, तो वो लीटर बना कैसे, उसको हमने बनाया कैसे, डिज़ाइन कैसे किया।
तो उसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको जार बोलते हैं ना, कैसे माप के दे देते हैं। तो इसमें ना देखो क्या होता है, इसमें मिल्क होता है, तो यानी कि ये जगह का स्पेस लेता है, वॉल्यूम आयतन, जिसको मैं बोल सकता हूँ हिंदी में आयतन और इंग्लिश में बोल सकता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि ये कैपेसिटी की बात करता है। अच्छा, एक कैपेसिटी आपने ले ली है, तो ये ज़रूरी है क्या कि गोल ही हो, ऐसा भी हो सकता है चोको टाइप पे भी। 1 लीटर तो देखिए आपकी भगोनी का है, जो भी होगा आपका कोई अदर भी शेप का होगा, उसमें भी 1 लीटर आता होगा फुल, और इसमें भी फुल 1 लीटर आता होगा। तो शेप दोनों के अलग अलग है, पर ये 1 लीटर उसमें कैसे काउंट किया और इसमें कैसे काउंट किया, आप उसका डेफिनेशन हमें बताइए। तो हमने उसका ऐसे काउंट किया कि जिसकी 10 सेंटीमीटर की लेंथ हो, 10 सेंटीमीटर का जिसका ब्रेथ हो, और 10 सेंटीमीटर की जिसकी हाइट हो, कुल मिला के 1000, ये देखिए 1000, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्यूब, जिसको हम कहते हैं, इस शब्द को हिंदी मतलब सॉरी हिंदी नहीं, लैंग्वेज के वर्ड्स में भी लिख लेते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक सेंटी, ये यहाँ पे क्यूबिक को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो mm क्यूब, है ना, बात वही है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये जैसे कि 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर जिसकी ब्रेड्थ है, और 10 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, ऐसा कोई बॉक्स के इक्वल जिसमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई चीज़ आ सकती है, तो वो 1 लीटर के बराबर होगी। तो 1 लीटर के इक्वल क्या चीज़ होती है आपकी, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आप है ना, आप एक ऐसा कोई डब्बा जब बनाएंगे और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगी, वो आपके क्यूब के फॉर्म को शो करेगा, एक ऐसा क्यूब के फॉर्म को शो करेगा। तो वो क्यूब सभी तरह से 10-10 का है। तो इसमें यदि आप दूध वाले से बोलोगे कि 1 लीटर इसमें फुल भर दो, तो इसके टॉप तक बराबर फुल आएगा। तो ये, और इसमें जितनी क्वांटिटी आ सकती है उससे है ना वो डिज़ाइन करते हैं उसको कि हाँ इस लीटर में इतना आ सकता है। तो यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है।